हेलो दोस्तों, दिस इज शुभम पांडे एंड वेलकम टू जीएस कनेक्ट। दोस्तों, आज हम रशियन फेडरेशन के बारे में जानने वाले हैं। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आखिर रशिया कहाँ पर बिलोंग करता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रशिया का छोटा सा एक मैप है। ठीक है, हमने रशिया के मैप को बनाने की कोशिश की है, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रशिया का फेडरेशन, जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है जो कि इसकी विड्थ है, ये काफ़ी ब्रॉड है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि रशिया फेडरेशन जो है ये कंट्री ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि कंट्री ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स कौन सी है, तो आप कह सकते हैं रशिया। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट अभी हम रशिया की बात कर रहे हैं। तो रशिया इज़ द कंट्री ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स। अब ये फैक्ट को ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आपको डॉटेड दिख पा रही है, ये लाइन यूराल माउंटेन्स की लाइन है। इसका मतलब यूराल का जो रेंज है, ये जो पर्वत है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ बना हुआ है। और यही यूराल माउंटेन क्या करता है, रशियन कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर आप यूराल माउंटेन्स के वेस्ट में जाएंगे तो आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट मिल जाएगा, और अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये पार्ट आपको एशियन कॉन्टिनेंट में मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई क्लियर आपकी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आखिर उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी कैपिटल क्या है। ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप इस कंट्री को देखिए, आपको इसी के फर्दर नीचे मंगोलिया मिलेगा, उसके फर्दर नीचे आएंगे तो आपको चाइना मिलेगा, चाइना के बाद आपको नेपाल मिलेगा, नेपाल के बाद हमारी कंट्री मिलती है इंडिया। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे मंगोलिया से हम शुरू करते हैं। साउथ में, रशिया के साउथ में आपको मिल जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया के बाद आप जैसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर आपको कज़ाकिस्तान मिलेगा। ये कज़ाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री कहलाती है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 होती हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जानते हैं कज़ाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री, ये भी रशिया से बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद आप जैसे फर्दर और क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको अजरबैजान मिल जाएगा। अजरबैजान के बाद आपको जॉर्जिया मिल जाएगा। जॉर्जिया के बाद यूक्रेन के बाद बेलारूस मिल जाएगा आपको, फिर लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज़ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। और इसी के साथ ही रशिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाई करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे मंगोलिया के, अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमें पैसिफिक ओशन में कुछ आइलैंड कंट्रीज़ मिलती हैं, जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये यहाँ पर आपको मिल तो जाएंगी, बट ये लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं रशिया के साथ। ठीक है, इस वजह से बस हम ये जान लेते हैं कि पैसिफिक ओशन, जो कि रशिया के किधर पड़ता है, रशिया के ईस्ट की तरफ पड़ता है, ये जो है यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज़ मिलती हैं हमें, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमें ये डॉटेड कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स मिल रहे हैं। इनको हम कहते हैं कुरील आइलैंड। ये कुरील आइलैंड हैं जो कि रशियन कंट्री को बिलोंग करते हैं। इसी आइलैंड के नीचे ही आपका जापान कंट्री शुरू हो जाता है, और ये सारे के सारे जो आइलैंड हैं ये आपको पैसिफिक ओशन में ही मिलते हैं। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये किस चीज़ का एक्सटेंडेड पार्ट है, यहाँ पर आप शेडेड पोर्शन देख पा रहे हैं, कमचटका पेनिनसुला। यही कमचटका पेनिनसुला है जिसका एक्सटेंशन है कुरील आइलैंड। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि कुरील आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है। ऑप्शन में दे देगा रशिया, चाइना, जापान। तो आप याद रखेंगे कि कुरील आइलैंड जो है वो रशिया का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे और फर्दर एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट, सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट जान लेते हैं। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट ऐसा स्ट्रेट है जो कि रशिया को और नॉर्थ अमेरिका को, या यूँ कहें कि रशिया और हमारा अलास्का, इन दोनों को वो सेपरेट करता है, या यूँ कहें कि एशियन कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से अलग करता है। ये क्या, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे के सारे सीज़ हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे सीज़ आपको आर्कटिक ओशन में मिलेंगे।
देखेंगे रशिया के नॉर्थ पोर्शन में आप जाएंगे तो यहीं पर आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और यहीं पर आर्कटिक ओशन मिलेगा। कहाँ यहाँ पर आपको काफ़ी फ्रीजिंग कंडीशन मिलती है। ठीक है, अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं कि आखिर जो ये रशिया है, रशिया के अगर हम नॉर्थ में देखें तो कई सारी सीज मिलती हैं। इन सीज के नाम आपको दे देगा, आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में आप याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा बेरेंट सी, बेरेंट सी के बाद आपको मिलेगा कारा सी, कारा सी के बाद आपको मिलेगा लैप्टेव सी, फिर ईस्ट साइबेरियन सी, फिर चुकची सी मिलेगा। ठीक है, ये सारी की सारी सीज को आप माइंड में रखेंगे और ये कौन से ओशन में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे आर्कटिक ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा फैक्ट और याद रखेंगे, जब भी हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये आर्कटिक ओशन के एकदम सटा हुआ है, या यूँ कहें कि ये लिटोरल लैंड है टुवर्ड्स आर्कटिक ओशन। तो दिमाग में बात आती है कि यहाँ पर फ्रीजिंग कंडीशन होगी, पोलर बियर मिल जाएंगे, या फिर मतलब आप बस आपको स्नो की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो सही समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जितना भी लैंड एरिया है ये 24/7 और यूँ कहें 365 डेज ईयर के यहाँ पर स्नो हमेशा जमी रहती है। ठीक है, फ्रीजिंग कंडीशन हमेशा यहाँ पर रहती है। बट यहीं पर एक लोकेशन ऐसी है जो कि रशिया को बिलोंग करती है, इस लोकेशन का नाम है मुर्मांस्क। यही वो लोकेशन है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर लैंड्स ये पोर्शन हमेशा फ्रीजिंग कंडीशन में नहीं रहती है। ठीक है, ये पोर्शन में आपको बर्फ़ जमी हुई नहीं मिलेगी, बाकी अदर प्लेसेस पर आपको बर्फ़ जमी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ इसके बारे में। यहाँ पर आपको कंट्री के मिड में एशियन कॉन्टिनेंट में लेक बैकाल मिल जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है एक छोटा सा एक सिटी है हमारा रशियन कंट्री का, सॉरी, तो व्लादिवोस्तोक हमने इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि आप हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज़ में ईस्ट एशिया समिट हो रही है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बुला रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट इन्वेस्टर्स को कि आप आइए यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। तो वो चाहते हैं कि जो इस रशिया का ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर फैक्ट्रीज आएँ, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए, लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएं और इन्वेस्ट करें और ये एरिया भी इनका फ्लरिश करे। ठीक है, अब बात यहाँ पर फ्लरिशमेंट की आ गई है तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप इस पोर्शन को देख पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर कोल्ड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप फर्दर वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कोल्ड की कंडीशन धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि एशियन कॉन्टिनेंट वाला रशिया काफ़ी ठंडा रहता है और जैसे जैसे आप एशिया से यूरोप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ठंडक कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये पोर्शन वाटर बॉडी से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है ओशन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी लैंड मास ओशन के चारों तरफ रहता है या फिर यूँ कहें कि कोस्टल एरियाज़ रहते हैं, वहाँ पर ना बहुत ठंडी मिलती है आपको और ना बहुत ही गर्मी मिलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इस वजह से यहाँ पर आपको ठंडी कम मिलेगी और यहाँ पर आपको ठंडी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, डेमोग्राफी की रशिया के। तो अब देखेंगे, अभी हमने बताया यहाँ कोल्ड कंडीशन ज़्यादा रहती है और यहाँ पर कोल्ड की कंडीशन कम रहती है। तो इसी से आप ऑब्वियसली जज कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पर पॉपुलेशन कम ही रहेगी और यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइवेबल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट उतना साथ नहीं देता लोगों का, और यहाँ पर लोगों का साथ क्लाइमेट देता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये रीजन ही हमेशा फ्लरिश करता है रशिया का। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर ईस्टर्न पोर्शन में या फिर एशियन कॉन्टिनेंट वाले रशिया में आपको स्पोरेडिक पॉपुलेशन मिलेगी। छिटपुट जगह पर लोग रहते हैं और ये काफ़ी सुनसान और ये फ्रीजिंग कंडीशन वाला इलाका है, तो यहाँ पर लोग रहना पसंद कम करते हैं। और काफ़ी कोल्ड कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन भी काफ़ी हो नहीं पाती है, लोग खाना वाना यहाँ पर उगा नहीं पाते हैं, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई कुछ क्लाइमेट की। अब हमने आपसे बताया
कि कोल्ड की कंडीशन जैसे जैसे आप इस पोर्शन से बढ़ेंगे इस पोर्शन की तरफ तो घटती चली जाती है, डिक्रीज़ करती है। तो उसी तरह से अगर हम बात प्रेसिपिटेशन की करें यानी कि बारिश की करें, तो बारिश हम देखेंगे कि इस पोर्शन में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप इधर से मूव करेंगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ बारिश कम होती है। तो एक फैक्ट ये भी मिल गया हमें पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कि यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होती है तो वेजिटेशन फ्लरिश करता है, वेजिटेशन फ्लरिश करता है तो लोगों को खाना अवेलेबल हो जाता है। जब लोगों को खाना अवेलेबल हो जाता है तो इस वजह से यहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात करें, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का भी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारी माइंस मिल जाती हैं, यहीं पर आपको ऑयल की माइनिंग हो जाती है, मतलब इसी पोर्शन पे आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी फ्लरिश करती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई, एक ब्रॉड पिक्चर हो गया हमारा रशियन फेडरेशन का। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें, जैसा कि आप जानते हैं रशियन फेडरेशन जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आप लगभग 15 कंट्रीज़ के नाम आप देख पा रहे हैं। ये 15 कंट्रीज़ हैं जो कि रशियन फेडरेशन का ही पार्ट थी। ठीक है, थी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1999 में जो ये यूएसएसआर है, यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये यूएसएसआर क्या हुआ 1991 में ये टूट कर बिखर गया। और जैसे ही ये टूट कर बिखर गया तो इनसे, इस रशिया के द ग्रेट रशिया से निकल कर आई 15 कंट्रीज़। ये 15 कंट्रीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी कंट्रीज़ पहले किसका पार्ट थी, यूएसएसआर का पार्ट थी। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि 1991 के पहले, ठीक है, ये सारी की सारी पार्ट हो गई रशिया की। ठीक है, 1991 में जब यूएसएसआर स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद 15 कंट्री को इसने जन्म दिया। ठीक है, उन 15 कंट्रीज़ में एक कंट्री रशिया भी थी। ठीक है, अब सोचिए रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्री थी कि ये 15 कंट्रीज़ को जन्म देने के बाद भी रशिया के पास अभी भी यूएसएसआर का 76% एरिया है। ठीक है, 76% एरिया यूएसएसआर का अभी भी रशिया के पास है। इस वजह से रशिया अभी भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहली कंट्री देख पा रहे हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 की 3 कंट्रीज़ को हम कह देते हैं ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के आप बाल्टिक सी के आप ईस्ट में पाएंगे कि ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये लिटोरल कंट्रीज़ हैं ऑफ बाल्टिक सी, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज़। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी बाल्टिक कंट्री नहीं है या फिर बाल्टिक कंट्री हैं। तो आप याद रखेंगे कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 की 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अब आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं। ये सारी की सारी कंट्रीज़ यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं। ठीक है, जो कि पहले यूएसएसआर को बिलोंग करती थी लेकिन अब टूट करके बिखर गई हैं। ठीक है, तो बिखरने के बाद भी ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे रशिया, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये रशिया, ये हो गया। यहाँ पर आप रशिया तो पूरा कवर कर लेंगे क्योंकि रशिया भी टूटकर अलग हुआ है, वो भी एक यूएसएसआर का पार्ट था। तो ये वाला रशिया भी हो गया। उसके बाद आप यूक्रेन है, मोल्डोवा है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अज़रबैजान है। उसके बाद आप देखेंगे ये 5 कंट्रीज़, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान और ताजिकिस्तान। ये जो 5 कंट्रीज़ आप देख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, इन सारी की सारी कंट्रीज़ की कैपिटल भी आप देख लेंगे। कैपिटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है। ठीक है, अगर हम पूछें कि इन 5 कंट्रीज़ में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं, इन 5 की 5 कंट्रीज़ में सबसे नियर बाई कंट्री या फिर यूँ कहें कि इंडिया के सबसे नज़दीक कौन सी कंट्री है, तो हम कहेंगे सर ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के सबसे नज़दीक कंट्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी कुछ टेरिटरी को ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी कहते हैं। तो अगर वो हमारे पास होती तो हम कहते कि जम्मू कश्मीर से छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है ताजिकिस्तान। ठीक है, बट अभी पीओके हमारे अंडर नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से आप बस इतना याद रखेंगे कि ताजिकिस्तान नियर बाई कंट्री है, इंडिया के सबसे नियर बाई कंट्री ताजिकिस्तान। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रशिया से ले करके ताजिकिस्तान की जो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, ये लगभग 12 कंट्रीज़ हो गई अराउंड।
इन 12 कंट्रीज़ ने मिल करके क्या बना लिया, CIS। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, जिस तरह से हमने इंडिपेंडेंट होने के बाद इंग्लैंड के अंडर में हमने कॉमनवेल्थ नेशंस का एक टैग हासिल कर लिया, उसमें हम ज्वाइन हो गए, उसी तरह से ये भी अलग अलग भागों में टूटने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ जब ये बन गई तो इन्होंने क्या किया, एक यूनियन बना लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हो गई हमारा एक ब्रॉड रशिया के बारे में, और छोटा सा ये टॉपिक था जो कि आप एक बार एटलस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही बात रशियन फेडरेशन की, और इसके बाद हम अपनी मैप की सीरीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर करेंगे। सो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और इसी के साथ इस क्लास को अभी ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।